वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले मैं तो आपको इसकी स्टेटमेंट को समझाता हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ एक्सन इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन देर इज़ अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्सन डैट इज़ मोनोटोन। देखिए, इसकी स्टेटमेंट हमारे को क्या बताना चाह रही है कि अगर एक्सन हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है, एक्सन चाहे जैसी मर्जी हमारे पास हो, एक सीक्वेंस हो, तो हम उस सीक्वेंस की एक ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढ पाएंगे जो क्या होगी, मोनोटोन होगी। मीन्स कि हर एक सीक्वेंस की हम या तो एक ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढ पाएंगे कि वो क्या होगी, या तो मोनोटोन इंक्रीजिंग होगी या वो मोनोटोन डिक्रीजिंग होगी। मीन्स हर सीक्वेंस के पास एक ऐसी सब सीक्वेंस होती है जो या तो मोनोटोन या मोनोटोन इंक्रीजिंग या मोनोटोन डिक्रीजिंग, बल्कि कोई ना कोई उसके पास मोनोटोन सीक्वेंस होगी। तो इसका जो प्रूफ है ना, वो थोड़ा सा अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो आपको पहली बारी में समझ नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको इसका पूरा का पूरा प्रूफ ग्राफिकली समझाऊंगा। फिर उस ग्राफिकली पोर्शन को जो आपने समझा उसको हम अपनी मैथमेटिकल की स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। देन अगला पार्ट ग्राफिकली समझाऊंगा, फिर आप उसको मैथमेटिकली वे में उसको एक्सप्रेस करोगे। तो पहले आपको इसको ग्राफिकली समझना जरूरी है। सीधा अगर आप इसका थ्योरेटिकल प्रूफ पढ़ोगे या करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक, तो देखिए, इसका प्रूफ काफ़ी इजी प्रूफ है अगर एक बार आपको समझ में आ गया, और मैं आपको बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका प्रूफ समझने के लिए वो पूरा का पूरा प्रूफ है ना, वो डिपेंड कर रहा है इस डेफिनेशन के, दैट इज पीक, कि हमने पीक सीक्वेंस की किस टर्म को हमने पीक माना है। अगर आपकी ये डेफिनेशन क्लियर होगी तो पूरा प्रूफ आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब मेरे पास ये सीक्वेंस है, रैंडमली सीक्वेंस है, और ये उसका एक ग्राफ है। अब हमने एक पीक डिफाइन की है। पीक है, अब इसमें से जितने भी सीक्वेंस के मेंबर्स हैं, इसका कोई भी मेंबर को हम पीक तब बोलेंगे कि उस मेंबर के बाद आने वाले जितनी भी टर्म्स होगी सीक्वेंस की, वो उससे कम होनी चाहिए। ठीक, अब ग्राफिकली आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अब जैसे मेरे को ये चेक करना है, क्या ये नंबर, ये वाली पोजीशन है को, क्या ये मेरे पास पीक है? नहीं। पीक की डेफिनेशन क्या है कि इस टर्म को मैं पीक तब बोलूँगा जब इसके बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो इससे छोटी होनी चाहिए। बट यहाँ से आप देख सकते हो इससे बड़ी ये पड़ी है। अब हम देखते हैं क्या ये वाली टर्म पीक हो सकती है। अब ये वाली टर्म भी हमारे पास पीक नहीं होगी। पीक की डेफिनेशन क्या कहती है, इसके बाद आने वाली सारी की सारी टर्म्स आपकी स्मॉलर होनी चाहिए इससे। बट इससे तो बड़ी टर्म देखिए यहाँ पे पड़ी है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे बड़ी टर्म तो एक तो ये पड़ी है, तो मतलब इससे पहले तो कोई भी टर्म हमारी पीक नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक ये पड़ी है। तो डैट मीन्स मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि ये वाली टर्म हमारी क्या होगी, एक पीक होगी। इस टर्म को पीक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद आप देखिए ऑनवर्ड जितनी भी ये टर्म्स हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी इससे क्या होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी पहली पीक। अब ऐसे ही आपको जितनी भी सीक्वेंसेस में ऐसी पीक्स बनेंगी उन सभी को ढूंढ लेना है। अब हम फिर से देखते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि शायद ये, हाँ, तो क्या ये देखिए, क्या ये मेरे पास पीक होगी? तो ये पीक नहीं होगी, क्योंकि इससे बड़ी यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म पड़ी है। तो ये वाली टर्म तो हमारे पास पीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो ये आपके माउंटेन्स बन रही हैं इसके ऊपर वाली ही टर्म सारी की सारी पीक होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे ये पीक नहीं थी, ये पीक है, ये भी पीक नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं इस वाली की, यह वाली टर्म की, क्या ये पीक हो सकती है? अगर हम, ठीक है, तो इससे बाद वाली टर्म्स देखनी है हमारे को। ये टर्म आ गई, अब इससे बाद वाली टर्म्स ये वाली, तो इधर मेरे पास इससे कोई भी बड़ी टर्म नहीं मिली, तो डैट मीन्स ये वाली टर्म क्या होगी मेरे पास, मेरी दूसरी पीक। अब उसके बाद फिर देखते हैं, तो यहाँ से ये नहीं हो सकती, इससे बड़ी बड़ी, हाँ ये देखते हैं क्या ये पीक हो सकती है, तो इससे बड़ी यहाँ पे पड़ी है, तो ये टर्म भी हमारी पीक नहीं होगी। तो फिर हम चलते हैं, हाँ ये देखिए, अब मेरे को फिर से मिल गई कि ये वाली टर्म मेरी क्या होगी, अगली नेक्स्ट पीक होगी, क्योंकि इससे बाद ये सारी सीक्वेंस इसके नीचे जाने वाली है, हम मानकर चलते हैं। ठीक है, तो डैट मीन्स इसी तरह से
इस सीक्वेंस की अगर यहाँ तक की बात करें तो इसमें मेरे को एक ये पीक दिखी, फिर एक ये वाली और फिर एक ये वाली पीक दिखी। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि इस वाली केस में आपके पास जो पीक की हम बात कर रहे हैं वो ऐसी जो पीक्स हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स भी हो सकती हैं और इनफाइनाइटली मैनी पीक्स भी आपके पास हो सकती हैं, या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई भी पीक ना हो, कोई भी पीक ना हो। तो सबसे पहले हम बच्चों जो ये पीक की डेफिनेशन है इसको लिख लेते हैं कि पीक हमने किस तरह से डिफाइन की है। तो देखिए बच्चों, प्रूफ इसका कैसे स्टार्ट होगा। तो हमने लिख लिया वी से डैट एक्स एम मैथ टर्म है, कोई भी टर्म है हमारे पास एक, उसको हम पीक तब बोलेंगे अगर वो टर्म है, जो ये एक्स एम टर्म, वो पीक तब बोलेंगे अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो इन टर्म्स से, दैट इज एक्स एन। और ये एक्स एन वाली टर्म्स क्या है, फॉर ऑल एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरी एमएथ पोजीशन पे पड़ी है, ये एमएथ पोजीशन पे है, तो ये वाली टर्म को मैं बोलूँगा कि ये मान लीजिए मेरी एक्स एम टर्म है। तो ये एक्स एम टर्म को हम क्या बोलेंगे कि पीक तब बोलेंगे जब m के बाद आने वाले जितनी भी टर्म्स हैं m के बाद, इसलिए n ग्रेटर देन इक्वल टू m लिया है, दैट इज़ n ग्रेटर देन इक्वल टू m, कि वो n आपका ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कुछ भी हो सकता है इनमें से, कि इसके बाद, इस टर्म के बाद अगर आप कोई भी टर्म लोगे तो वो सारी की सारी टर्म्स जो हैं आपकी इस वाली से छोटी होंगी। मतलब ये वाली टर्म अपनी आने वाली, आगे आने वाली, अपने से आगे आने वाली सभी टर्म से बड़ी होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होगी, हमारी पीक होगी। तो होपफुली आपको पीक की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर कर देखें, क्योंकि जब तक आपको पीक की डेफिनेशन ही पता चलेगी तो आगे वाला प्रूफ आपको समझ में नहीं आने वाला। अब देखिए, पीक की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम दो एक्सट्रीम केसेस की बात करेंगे। अब जैसे कि मान लिया मेरे पास ये ब्लैक वाली एक हमारी जो सीक्वेंस है वो पहले ही मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब जैसे देखिए, ये मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इस केस में मेरे को इसकी कोई भी टर्म पीक नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे इंक्रीजिंग है ना, तो कोई भी टर्म उसकी कभी भी पीक नहीं बन सकती, क्योंकि उससे आगे वाली टर्म हमेशा ही उससे बड़ी होगी ना, तो कोई भी टर्म उसकी पीक नहीं होगी। और जब मैं ये मोनोटोन रेड वाली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करता हूँ तो इसकी हर एक टर्म ही हमारे पास एक पीक बनेगी, क्योंकि यहाँ से ये पड़ी है तो आगे वाली टर्म हमेशा ही उससे कम होगी, तो ये भी पीक है, ये भी पीक, ये भी पीक, ये भी, तो सारी की सारी टर्म्स हमारे पास पीक हो सकती हैं। तो डैट मीन्स पीक की हमारे पास एक्सट्रीम और मिनिमम दोनों में एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या हो रही है, या तो कोई भी पीक नहीं आ रही या इन्फानाइटली पूरी की पूरी सीक्वेंस ही पीक आ रही, इन्फानाइटली मैनी पीक्स आ रही हैं। तो मीन्स हम इसके दो केसेस को डिस्कस करेंगे कि जब सीक्वेंस के पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स होंगी, और दूसरा जब उस सीक्वेंस के पास आपके पास इन्फानाइटली मैनी पीक्स होंगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो केस आएगा हमारे पास वो केस है जब उस सीक्वेंस के पास इन्फानाइटली मैनी पीक्स पड़ी हैं। तो देखते हैं इस सीक्वेंस के पास कितनी पीक्स हैं। वो इन्फानाइटली वाला केस हम मान के चल रहे हैं कि हमेशा उसके पास इन्फानाइटली मैनी ऐसी पीक्स पड़ी हैं, ठीक है। तो इस सबसे पहले पीक को मार्क करते हैं हम। तो यहाँ से हमारे को ये वाली पीक मिल गई है ना एक, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो उससे छोटी रहेंगी। एक पीक ये आ गई, फिर ये गया। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक पीक नहीं होगी क्योंकि उससे बड़ी टर्म यहाँ पड़ी है। तो एक पीक फिर से हमारे को एक ये मिल गई है ना, अब फिर से एक पीक हमारे को ये मिल गई, फिर एक पीक छोटी वाली ये मिल गई, फिर ये वाली ये मिल गई, अब उससे भी छोटे वाली पीक ये मिल गई हमारे को, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं ना, तो थोड़ा सा व्यू आपको अच्छा मिलेगा देखने को। तो ये बच्चों हमने अपनी पीक्स को बना लिया। अब ध्यान से देखिए, अब ये ऐसे ही इन्फानाइटली मैनी पीक्स आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले ये पीक मिलेगी, अब देखिए उससे आगे वाली जो पीक होगी वो इस वाले से हमेशा छोटी होगी। जब भी आपको एक पीक मिलती है उससे बाद अगर कोई और पीक मिलती है तो ये वाली पीक इससे छोटी होगी, क्योंकि अगर उससे पहले वाली पीक है
तो ये पीक है, तो डैट मीन्स उससे पहले वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी इससे क्या होंगी, छोटी होंगी, तभी आपने उसको पीक बोला है। तो ये पीक आई, उससे अगले वाली पीक इससे पक्का छोटी होगी, फिर ये वाली पीक आई और ये वाली पीक फिर इन दोनों से छोटी होगी, क्योंकि उससे आगे पड़ी है, क्योंकि एक पीक के बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो इससे स्मॉलर होने वाली हैं। तो डैट मीन्स ये पीक इससे स्मॉलर होगी, ये वाली पीक फिर से इससे स्मॉलर होगी। अब ये ऐसे ही आपको पास स्मॉलर 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 पीक है जो वो आपको मिलती रहेगी। और ये अब ये वाली हमारे पास ऐसी कितनी पीक्स हैं, तो केस क्या माना है, ऐसी हमारे को कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसी पीक्स हमेशा ही हमारे को ऐसे मिलती ही रहेंगी आगे भी, तो इन्फिनिटली मैनी ऐसी पीक्स मिल जाएंगी। अब यही जो आपने पीक्स को ढूंढा है, यही हमारी क्या बन जाएगी, हमारी सब सीक्वेंस बन जाएगी, जो क्या एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। तो हम क्या करेंगे कि जब उसके पास इन्फिनिटली मैनी पीक्स होगी तो हम क्या करेंगे, उन पीक्स को अपना नाम दे देंगे। तो ये हमारी सबसे पहली पीक आई है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा XM1। ये वाली जो पीक आई है इसको हम नाम दे देंगे XM2। ये वाली पीक जो आएगी इसको नाम दे देते हैं XM3। ये वाली को नाम दे देते हैं XM4, उसी तरह से XM5। तो ऐसे ही हमारे वो ये आ जाएगी आपके पास ऐसी, ठीक है। और ऐसे ही इस वाले को हम नाम दे देते हैं कुछ MKH पीक आ गई। और क्लियरली आप देखिए ये इन्फिनिटली मैनी पीक्स आ गई, तो क्लियरली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पीक की डेफिनेशन ये है ना कि अगर पीक आई है तो उससे स्मॉलर ही होने वाली हैं, ठीक है, इन्फिनिटली मैनी पीक्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी गिव नेम देम एज XM1, XM2, XM3 एंड सो ऑन XMK। अब बाय, क्योंकि पीक की डेफिनेशन यही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एज, ये पहली पीक आई है ना, जो ये पहली पीक आई है उसको ही M1 नाम दिया है, जो दूसरी पीक आई है उसी को ही M2, और जो तीसरी पीक आई उसी को, ठीक है। तो बाय एज लिख लेंगे, एज बाय डेफिनेशन ऑफ पीक। ये पीक की डेफिनेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि पीक है कि वो डेफिनेशन है पीक की। तो डैट मीन्स यहाँ से XM1 जो पहली, तो बच्चों ऐसे ही पीक की डेफिनेशन है, तो पहली पीक सबसे बड़ी होगी, अगली पीक को उससे छोटा ही होना पड़ेगा, एज द डेफिनेशन ऑफ द पीक वही बोलती है। पीक क्या होती है, उससे आगे वाली टर्म उससे छोटी होंगी, तो ये पहली पीक है तो ये उससे आगे वाली टर्म है तो पक्का उससे छोटी होगी। तो ऐसे ही करते करते हमारे को क्या मिलती रहेगी, एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। डैट मीन्स अगर किसी सीक्वेंस के पास ऐसे ही इन्फिनिटली मैनी पीक्स आती हैं तो हमेशा जो सब सीक्वेंस हम ढूंढ सकते हैं वो एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस ऐसे ही हम उसकी ढूंढ सकते हैं ऑलवेज। तो बच्चों आगे हमारे पास केस नंबर 2 आ जाएगा, जब हमारे पास क्या होगा कि फाइनाइटली मैनी पीक्स पड़ी होंगी। तो देखिए ये अगर फाइनाइटली मैनी पीक्स पड़ी हैं तो काफ़ी इजी केस है। तो हम मान लेते हैं कि जो सबसे पहली पीक पड़ी होगी वो कुछ XM1 पड़ी होगी, फिर उसके बाद XM2 पड़ी होगी, फिर उसके बाद XM3 पड़ी होगी। ऐसे ही करते करते कुछ हमारे पास फाइनाइट मैनी पीक्स होंगी, तो मीन्स ये कभी ना कभी ख़त्म होगा, दैट इज़ MK। तो मीन्स हम मान लेते हैं आर दी ओनली पीक्स। तो हमारी सीक्वेंस में बस यही कुछ एक नंबर हैं जो पीक्स हैं, दैट इज़ MK, दैट इज़ ये वाला जो इंडेक्स है आपका, सिर्फ यही आपके पास क्या है, एक ऐसी पीक है जो कि पड़ी है आपके पास आखिरी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, MK है तो मैं अपनी इससे बिल्कुल ही कोई ना कोई आगे वाली टर्म ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक। तो मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सबस्क्रिप्ट को छोटा करने के लिए, कि यहाँ से शुरू कर देते हैं हम कि इससे जो आगे वाली टर्म आएगी, कोई भी आगे वाला जो भी इसके आगे टर्म, ये लास्ट पीक आ गई ना हमारी, अब इस पीक के बाद इमीडिएटली जो अगली टर्म होगी वो उसका नंबरिंग क्या होगी, M of K+1।
और वो टर्म क्या होगी मेरे पास, x ऑफ S1। मतलब कि एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो ना, अब इससे आगे वाली जो मेरे पास टर्म होगी वो होगी एक्स एम ऑफ के प्लस वन, है ना। तो वो सिंबल को ही छोटा करने के लिए इसको हमने, जो ये एम ऑफ के प्लस वन है, इसको ही हमने किस तरह से S1 मान लिया। तो डैट मीन्स इससे आगे वाली टर्म मेरे पास आ जाएगी x ऑफ S1, जो इसके बिल्कुल इमीडिएटली टर्म पड़ी होगी उसको मैं नाम दे देता हूँ अपनी x ऑफ S1। आप सब कुछ छोड़िए ना, ऐसे करते हैं। ये लास्ट पीक आ गई। अब इससे लास्ट पीक है जो, उससे अगले वाली बिल्कुल ही नेक्स्ट टर्म, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि x S1 इज आ टर्म है immediately after XMK। ये लास्ट पीक है, ठीक है। तो डैट मीन्स अब XS1 इज नॉट अ पीक। तो जो ये टर्म होगी ये हमारे पास एक पीक नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे आखिरी पीक पड़ी है। इसके बाद सीक्वेंस में कोई भी पीक नहीं मिलने वाली। तो डैट मीन्स ये एक पीक नहीं होगी। अब ये एक पीक नहीं है, तो ये पीक नहीं है, तो डैट मीन्स अगर हम बात करें कि कोई भी टर्म है आपके पास, जैसे ये टर्म्स पड़ी हैं कुछ मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ कि जो ये नंबर पड़ा है, ये सीक्वेंस है, ये पीक नहीं है। अगर ये पीक नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स अब हम आपको ग्राफ बनाने के, अब ग्राफ बनाते हैं इसका। तो मान लीजिए ये x1 टर्म पड़ी है मेरे पास, ये वाली। अब ये टर्म मेरे पास एक पीक नहीं है, ये टर्म हमारी पीक नहीं है। अगर ये टर्म पीक नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पक्का यहाँ से इससे बड़ी कोई ना कोई टर्म आई होगी, कोई ना कोई इससे यहाँ पे एक बड़ी टर्म आई होगी जो इससे बड़ी होगी, तो तभी पॉसिबल है ना ये पीक नहीं है। तो डेट मीन एक्स वन नॉट अ पीक, तो विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स एस टू, कोई ना कोई एक अगली टर्म आएगी हमारे पास जिसको मैं ये नाम दे देंगे, सच डैट एक्स ऑफ एस वन ये चीज़ होगा कि ये टर्म इससे, ठीक है, कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, उससे बड़ी हो जाएगी। डेट इज एक्स ऑफ एस वन स्मॉलर हो जाएगा आपका एक्स ऑफ एस टू से। अब ये टर्म आ गई है आपके पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ अपना एक्स ऑफ एस टू। अब देखिए ये भी टर्म पीक नहीं है, तो अगर ये भी टर्म पीक नहीं होगी तो पक्का इससे भी बड़ी एक कोई ना कोई टर्म आई होगी सीक्वेंस में, तभी वो पीक नहीं है। वो टर्म आ गई आपके पास एक्स एक्स थ्री। तो अब फिर से हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एज एक्स ऑफ एस टू इज़ नॉट अ पीक। अगर वो पीक नहीं है तो डैट मीन्स यहाँ से पक्का कोई ना कोई एक दूसरी टर्म एग्जिस्ट कर रही होगी, सच डैट जो क्या होगी इससे बड़ी होगी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये भी पीक नहीं है तो ये पीक नहीं है, तो पक्का कोई ना कोई इससे भी बड़े वाली टर्म आई होगी जिसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स एक्स फोर, जो क्या होगी उससे बड़ी होगी। तो इसी तरह से देखिए पहले ये आई, फिर ये ऐसी टर्म आ गई जो पीक नहीं है, ये पीक नहीं है, ये पीक नहीं है। तो ऐसे ही करते करते आपको क्या मिल जाएगी, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल जाएगी। अब फिर से आप यहाँ पे ऐसे लिख लोगे कि इज़ नॉट अ पीक विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अगेन, ये टर्म आएगी हमारे पास सच डैट जो इससे क्या होगी हमारी ग्रेटर होगी। तो कंटिन्यू इन दैट वे वी गेट इट्स अ सबसीक्वेंस ऐसे ही करते करते हमारे को क्या मिलती रहेगी, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल जाएगी। तो मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसके पास फाइनाइटली मनी पीक्स पड़ी हैं, तो उसके केस में हमारे को एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगी। तो चाहे हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ थी, फाइनाइट पीक और इनफाइनाइट पीक। अगर फाइनाइट पीक है
तो हमारे को इंक्रीजिंग मोनोटोन उसकी सब सीक्वेंस मिल जाएगी। अगर इन्फानाइटली पीक है हमारे पास तो एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो आपको मिलती रहेगी। तो बस ऐसे ही इसका प्रूफ है जो आपको लिखना है, और होप सो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ऐसे ही पूरी रीगल एनालिसिस के अप टू थर्ड ईयर तक आपको पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर इसी तरह से चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।